नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, हम लोग की जो सीरीज़ चल रही है 10 क्वेश्चन पर डे की चल रही है कि मैं आपको 10 क्वेश्चन पर डे चलाऊंगा। मैंने आपको बताया था, मैं हल्का सा आज इंट्रोडक्शन दूंगा बस, कि हमारा जो ये नोट्स है वो 21 पेज में बना हुआ है, 21 पेज में है, जिसमें हिस्ट्री के PYQ के क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और अगर किसी भी एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन आता है तो उसका आप आधे से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन लगभग आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि बहुत सी चीज़ें क्या होती है, रिपीट होती है, तो वो आप बिल्कुल गेस कर लेंगे सही तरीके से। तो कल का जो हमारा वीडियो था दोस्तों, वो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये एग्रोनोमी अधिकारी से लेकर मौर्यकाल का, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर ख़त्म कर दिया था ये फतवा ए जहांदारी किसके द्वारा लिखी गई थी, यहाँ तक में हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो लगभग 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन थे। तो मतलब आप लोग का अगर कमेंट आएगा तो हम लोग 21 पेज है, अगर हम लोग रोज़ एक पेज दोस्तों इस तरह से एक पेज अगर हम लोग कर लेंगे, एक पेज अगर हम लोगों ने रोज़ कर लिया, तो मान के चलिए कि आपका जो है 21 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपके 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन दोस्तों आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे अगर आप वीडियो को देखो। ऐसा है कि आप जो है वीडियो को क्या कर सकते हैं, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो छत पे टहल रहे हैं या कुछ खाना पीना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपने चला के रख दिया और जो जो आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप ध्यान करते चले जाएं। और लास्ट टाइम पे अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो लास्ट टाइम पे जब ये 20-21 पेज आप रिवीजन करने बैठेंगे ना, तो आपके लगभग 1 से 3 घंटे के बीच में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और आपके दिमाग में स्पष्टता रहेगी कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है। तो एक्यूरेसी जो है आपकी वो बहुत अच्छी रहेगी। तो हम लोग दोस्तों आगे शुरुआत करते हैं इसकी। हमारा जो दोस्तों क्वेश्चन है, मतलब अगर हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे तो क्या है बेसिकली कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार किया, तो सबसे पहले यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन बन गए। 1687 में औरंगजेब ने जब गोलकुंडा पर अधिकार किया तब वहाँ का शासक कौन था, तो अबुल हसन कुतुब शाह। वहाँ का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह था। तो बस आपको ध्यान रख लेना, बस बार बार अपने मन में, अपने जहन में इसको दोहराइए कि 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर जब अधिकार किया तो वहाँ का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह था। बस आपको ये दोहराते रहना है। आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख भी सकते हैं अपने नोट्स में, अबुल हसन कुतुब शाह 1687 और औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार किया तब वहाँ का शासक था। हल्का सा पॉइंट पे लिख सकते हैं। अगला दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बकियान पीस। ठीक है, बकियान पीस ये एक शब्द है। तो पूछा गया है कि ये शब्द किस लिए चर्चा में रहता है, मतलब किससे संबंधित है। तो जैसे मिलान में क्वेश्चन आता है बकियान पीस, फिर ऑप्शन इधर साइड में मिलाना रहेगा, तो इसका मतलब ये होता है प्रमुख घटना और फरमानों को एकत्रित करने वाला, यानी कि जो प्रमुख घटनाएं हैं और जो फरमान हैं उनको एकत्रित करने वाले को बकियान पीस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों कि मौर्यकालीन एग्रोनोमी अधिकारी किस से संबंधित था, तो वो मार्ग निर्माण से संबंधित था। मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था। तो एग्रोनोमी अधिकारी मौर्यकालीन था, ये किससे संबंधित था? मार्ग निर्माण से संबंधित था। इसी तरह दोस्तों ये शब्द हमारा ये आया था बकियान पीस, तो किससे संबंधित है? प्रमुख घटना व फरमानों को सूचीबद्ध करने वाला। इसके बाद दोस्तों ये अगला पॉइंट है हमारा, दीवान ए तन। ये किससे संबंधित है? जो जागीर का वेतन देखता था। ठीक है, जागीर के वेतन को देखने वाले को दीवान ए तन कहते थे। अब ये तन से आप वेतन को जोड़ सकते, तन वेतन। ठीक है, तन वेतन, जागीर दीवान ए तन, जागीर का वेतन देखने वाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसी तरह से दोस्तों मुस्तारफी किस लिए फेमस था, तो मुस्तारफी आपको ध्यान रखना है, राज्य की आय और व्यय का निरीक्षण करने वाला था। मुस्तारफी कौन था? राज्य की आय और व्यय का निरीक्षण करने वाला मुस्तारफी कहलाता था। इसके बाद दोस्तों मुशरिफ है। मुशरिफ किसे, मतलब किससे संबंधित था? तो कार्यालय को संभालने वाला मुशरिफ होता था। तो ये 4 शब्द मैंने बताया। बकियान पीस जो प्रमुख घटना व फरमानों को जो है एकत्रित करता था, सूचीबद्ध करता था। दीवान ए तन जागीर का वेतन देखता था, एक
जो है इस्टेब्लिश क्षेत्र होगा वहाँ के वेतन वगैरह को ये देखता था। उसके बाद मुस्तारफी राज्य की आय व व्यय का निरीक्षण करता था। उसी तरह से मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने वाला था। ठीक है, तो ये हमने अभी 2 क्वेश्चन करे हैं। 1687 गोलकुंडा, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। मेरा उद्देश्य है कि आप कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, आपके दिमाग में चीज़ें रहें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग करते हैं कि अकबर ने, यहाँ पे बी और जी का मतलब दोस्तों मैं आपको बताऊँ, मेरा ये जो नोट्स है 21 पेज में, इसी वजह से 3-4 हज़ार क्वेश्चन आया क्योंकि बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ। तो अकबर ने बी से बॉय, जी से गर्ल, लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु जो तय की है वो इन्होंने, अकबर ने ऐसी स्वतंत्रता दी थी कि आप स्यों की इच्छा से विवाह कर सकते हैं, और लड़के और लड़कियों की विवाह करने की एक इन्होंने आयु भी तय करी थी कि आप इतनी आयु में शादी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है अपनी इच्छा से विवाह कर सकती हैं, इस तरह की अनुमति अकबर ने दे रखी थी अपने यहाँ लड़कों और लड़कियों की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेम विवाह के प्रति या किसी के प्रति वो कितना लिबरल होंगे, इस स्टेटमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, भीमबेटका गुफा, इसकी खोज किसने की थी? तो भीमबेटका गुफा की खोज 1957 में B.S. बंककर ने की थी। देखो कुछ ये इनका नाम जो है आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उच्चारण में अजीब सा लगेगा, लेकिन आपको याद करने के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने, जो मुझे याद हो जाता है उस हिसाब से मैंने लिखा है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, आपको जैसे ही ऑप्शन में मिलेगा तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके लिए लोड मत लीजिएगा। तो भीमबेटका गुफा की खोज 1957 में B.S. बंककर ने की थी। देखो कुछ सिंधु के क्षेत्र हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बालू दोस्तों ये हरियाणा में क्षेत्र है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है। बालू हरियाणा में है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। पाडरी गुजरात में है दोस्तों। पाडरी कहाँ है? ये गुजरात में है। अब 2 जो हैं वो हुल्लास यूपी में है और मांडी यूपी में है। आपको मांडा और मांडी में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मांडा, देखो मांडा से आप ध्यान रख सकते हो कि जो है जम्मू कश्मीर, और मांडी से जो है यूपी। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। बालू क्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। मांडा जम्मू कश्मीर में। पाडरी गुजरात में। हुल्लास यूपी में है। और जो आपका मांडी है वो कहाँ है? यूपी में है। हुल्लास और मांडी कहाँ है? यूपी में है। अब ये आपको मिलान में दे सकता है, अलग अलग भी पूछ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अभी ये वाला अपना यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन हम लोगों ने अभी किया। ठीक है, इसमें लगभग 6, 7, 8 क्वेश्चन होंगे, बाकी 2-3 क्वेश्चन मैं आपको पीछे से करा देता हूँ। अगर आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कमेंट में दोस्तों कि जो है, अगर आप कहेंगे तो एक पेज कराना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 से 15 मिनट में एक पेज होगा आपका, 21 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरा तो पूरा रिवीजन किया हुआ है ही है, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। कितना मैंने पेज तक मतलब फट चुका है ये देखो, है ना। तो मेरा तो किया हुआ है। अगर मैं इसलिए जो है कम करा रहा हूँ कि जो है आपको याद रहे चीज़ें, इसीलिए बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ। और मेरा आपने थंबनेल भी देखा होगा, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, सटीक पढ़ो। अब हम आते हैं कुछ दरगाह के बारे में दोस्तों। जैसे इनको क्या बोलते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती, थोड़ा उच्चारण में थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा दोस्तों। मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ है? अजमेर में है। आपको ध्यान रखना है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है दोस्तों? अजमेर में है। बुरहानुद्दीन गरीब का जो दरगाह है वो कहाँ है? दौलताबाद में है। मोहम्मद हुसैनी का कहाँ है? गुलबर्गा में है। निज़ामुद्दीन औलिया का कहाँ है? दिल्ली में है। तो अब आपको ऐसे ध्यान रखने, अगर आप चाहें तो ऐसे करिए। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। बुरहानुद्दीन गरीब का कहाँ है? जो है आपका दौलताबाद में है। ठीक है, मोहम्मद हुसैनी का गुलबर्गा में है। निज़ामुद्दीन औलिया का कहाँ है? दिल्ली में है। तो बस आप इस तरह से ध्यान कर सकते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली। यहाँ पर जो है इनका क्या है, वो दरगाह है, यहाँ पर बने हुए हैं इनके। तो इनके नाम के आगे लिखा हुआ है। बस ये क्वेश्चन आपको मिलाने में दे सकता है या सिंपल सा पूछ सकता है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है ना। तो वो आप तुरंत दिल्ली फिर आपके दिमाग में आ जाएगा। तो अगला हम लोग चलते हैं दोस्तों। इब्राहिम आदिल सादुती, इन्होंने किताब-ए-नौरस नामक पुस्तक लिखी थी।
ठीक है। इब्राहिम आदिल सादुती, इन्होंने किताब नौरस नामक पुस्तक लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। इब्राहिम आदिल सादुती ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? किताब नौरस नामक पुस्तक लिखी थी। अब आते हैं, इसका थोड़ा उच्चारण आप देखिएगा, आपने बढ़िया से पढ़ा होगा। एक्स-ला चैपल की संधि हुई थी 1748 में दोस्तों, ठीक है। इसके माध्यम से दोस्तों क्या हुआ था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई थी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था, ठीक है। अगर ये पूछे कि इसका परिणाम क्या हुआ था, तो आपको बोलना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था, ठीक है। कब हुई थी? तो 1748 में हुई थी। ये आपको कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, बार बार रिवीजन करेंगे, आपके दिमाग में चीज़ें बैठती चली जाएंगी। मुगल कालीन जो साहब नहर थी, इसका निर्माण जो है वो इन्होंने कराया था, क्या बोलते अकबर कालीन सिहाबुद्दीन ने इस नहर का निर्माण कराया था, ठीक है। साहब नहर का निर्माण किसने करा था? सिहाबुद्दीन ने कराया था। ये देखो मैच भी करेगा नाम से, ठीक है, नाम से मैच करेगा आपका। अब हम लोग दोस्तों आते हैं यहाँ पर, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने करा था। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, इसमें दोस्तों महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन इस तरह से आया था, जो मुझे देख के लग रहा है कि इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था, बाकी जो 3 स्टेटमेंट थे उन्होंने लिया था, तो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो महात्मा गांधी, MK का मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी से सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया और राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया। फिर दोस्तों अगर हम लोग कुछ चीज़ें ध्यान रख लें, जैसे भारतीय शास्त्र अधिनियम कब आया था? तो 1878 में आया था। आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय शास्त्र अधिनियम कब आया था? 1878 में आया था। शाही पद अधिनियम कब आया था? तो 1876 में आया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया था। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में आया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, ठीक है। तो आपको एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ ताकि दिमाग में चीज़ें बनी रहे। भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये ज़रा सा बचा है, ये पेज ही कंप्लीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए कि चलिए अपना उद्देश्य नहीं भूलते हैं, ज़्यादा नहीं कराएंगे, ठीक है, इतना ही रखते हैं आज। यहाँ तक लगभग 10 से 12 या 13 क्वेश्चन हो गए होंगे। अपना उद्देश्य नहीं बोलते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका दोस्तों हिस्ट्री का, लगभग हम लोग ने यहाँ तक कर लिया है। आज दूसरा दिन था दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइए, मेरे हिसाब से अगर आप लोग एक एक पेज कर लेंगे और इसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे, तो आपको ये जो है इसको लिखने में ना बड़ा समय लगा है, समझे। PYQ को लिखना और उधर से निकालना, ठीक है, फैक्ट निकालना, फिर अपने हिसाब से। तो इसमें आपको कुछ शब्दावली, कुछ उच्चारण थोड़े से अजीब से लग सकते हैं, बट आपको जब क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप अच्छे से कर लेंगे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपको एक आध पॉइंट, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि अस्मक की राज, ये यहाँ पर देखिए अस्मक पोतन लिखा है लेकिन पाती का, लेकिन हम पोतन ज़्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा उच्चारण वैसे मिल सकता है, तो आप वहाँ से काम अपना चला लेंगे। आपको मेन उद्देश्य है आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। बाकी दोस्तों आप थोड़ा बहुत सपोर्ट बढ़िया से कीजिए, ताकि जैसे ही वो मेरा पहला वीडियो उसमें ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स, लगभग 10 सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़े, ठीक है। तो थोड़ा सा लगा कि हाँ लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो अगर आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, थोड़ा अपनी राय दीजिए। देखो मैं एक तरफा चीज़ सोच के आपको चीज़ें कराऊं तो वो मुझे सही नहीं लगता। मैंने 2 तरह से कराया हुआ है। एक तो मैंने आपको जैसे 71वीं BPSC का मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराया था। वो 71वीं BPSC का मैंने पेपर लिया और उसमें PDF के माध्यम से पढ़ाया है। वो वाला अच्छा है या इस नोट्स के माध्यम से अच्छा है, कौन सा अच्छा है वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो नमस्कार साथियों, बाकी आप जो है वीडियो को देखिए अच्छे से, बार बार रिवीजन कीजिए।